नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम जनवरी 2023 के लिए कंप्यूटर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम जनवरी 2023 के लिए पार्ट नंबर 24 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी CPCT एग्जाम में या किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है कंप्यूटर नंबर सिस्टम से। जो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है यह कंप्यूटर नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। यहां पर हमें एक ऑक्टल नंबर सिस्टम दिया गया है, ऑक्टल नंबर सिस्टम, और हमें इसे बाइनरी नंबर सिस्टम में बदलकर रिजल्ट बताना है क्या होगा। यह क्वेश्चन कंप्यूटर नंबर सिस्टम से संबंधित है। अब CPCT के पेपर में और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर नंबर सिस्टम से भी पूछे जाते हैं। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में नंबर सिस्टम से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चंस को समझा है। आज जो हमें क्वेश्चन दिया गया है इसमें हमें एक ऑक्टल नंबर सिस्टम दिया गया है और हमें इसे बाइनरी में बदलना है। हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने बाइनरी नंबर सिस्टम को ऑक्टल में बदलना सीखा था और आज की वीडियो में हम ऑक्टल नंबर सिस्टम को बाइनरी में बदलना सीखेंगे। नंबर सिस्टम कंप्यूटर में 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 2। दूसरा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 8। तीसरा होता है डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 10 और चौथा होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 16। हमें जो नंबर दिया गया था क्वेश्चन में यह ऑक्टल नंबर सिस्टम है। ऑक्टल कैसे पहचाना हमने? इसके बेस से। ऑक्टल का बेस होता है 8 और हमें किस में बदलना है इसको? बाइनरी में। बाइनरी मतलब कितने बेस में बदलना है? 2 बेस में। बाइनरी का बेस होता है 2। इसमें 0 और 1 नंबर ही स्टोर किए जाते हैं, या तो 0 या 1। और जो ऑक्टल है इसमें 0 से लेकर 7 तक के नंबर स्टोर किए जाते हैं। तो हमें एक ऑक्टल नंबर दिया गया है और हमें इसे बाइनरी में बदलना है। प्रीवियस वीडियो में हमने बाइनरी को ऑक्टल में बदलना सीखा था। आज हम सीखने वाले हैं ऑक्टल को बाइनरी में बदलना। इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। यह बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यदि आपको ऑक्टल नंबर को बाइनरी नंबर में बदलना है या बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में बदलना है, दोनों के लिए एक फॉर्मूला, एक ट्रिक है 4 to 1। 4 to 1 आपको यह फॉर्मूला या यह ट्रिक याद रखनी है। इससे आप किसी भी ऑक्टल नंबर को बहुत ही आसानी से बाइनरी में बदल सकते हैं। तो हमें इस 4 to 1 फॉर्मूले के द्वारा इस ऑक्टल नंबर को बाइनरी में बदलना है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? आपको जो ऑक्टल नंबर दिया गया है इसमें जो भी डिजिट हैं आप सभी डिजिट को अलग अलग लिखें। तो हमने पहले 4 को लिखा, फिर 5 को लिखा। हमारे क्वेश्चन में 2 ही डिजिट हैं, 4 और 5। हमने दोनों को अलग अलग लिख लिया। अब हम इन दोनों डिजिट पर अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है? 4 to 1। 4 to 1। हमें यहां पर इस फॉर्मूले से यह 4 बनाना है। 4। इस फॉर्मूले में कौन कौन से नंबर को हम यूज करें कि 4 बन जाए? 4 बनाने के लिए आप देख सकते हैं 4 हमें सामने ही दिया गया है। 4 फर्स्ट नंबर पर है। जो नंबर आप यूज करेंगे उसको आप 1 दे देंगे और जो नंबर आप यूज नहीं करेंगे उनको 0 दे देंगे। मतलब हमें 4 बनाना था तो 4 तो हमें सामने ही दिख गया, पहले नंबर पर है, तो 4 को हमने 1 दे दिया। 2 को हमने यूज नहीं किया तो 0 दिया है, 1 को यूज नहीं किया तो 0 दिया है। इसी प्रकार से यहां हमें 5 बनाना है। 5 कैसे बनेगा? 4 + 1 मतलब 4 और 1 को जब जोड़ेंगे तो 5 बनेगा। तो 4 को हम यूज कर रहे हैं, 4 को हम 1 देंगे। 2 को हम यूज नहीं कर रहे हैं, 2 को यूज नहीं कर रहे तो इसको 0 दे देंगे। 1 को हम यूज कर रहे हैं तो इसे भी 1 दे देंगे। मतलब हमें जो जो नंबर यूज करने हैं उनको हम 1 देंगे, जिनको यूज नहीं करना उनको 0 दे देंगे। यह हमने 4 को बाइनरी में बदल दिया, यह 5 को बदल दिया। हमारा आंसर आ गया। आंसर क्या हो जाएगा? 1 0 0। यहां से हमने ये लिखा और इसके आगे क्या लिख देंगे? 1 0 1। यह 4 का लिख दिया हमने बाइनरी इतना,
और यह लिख दिया हमने 5 का बाइनरी, यह हमारा आंसर हो गया। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कितना आसान है। कोई भी ऑक्टल नंबर यदि आपको दिया जाता है और आपको बाइनरी में बदलना है तो आप एक फॉर्मूला याद रखें 4 to 1। जो नंबर आपको दिए गए हैं उनको आप अलग अलग लिखें और सब पर 4 to 1 फॉर्मूला अप्लाई कर दें। आप जो नंबर यूज करते उसको 1 देंगे, जो यूज नहीं करते उसको 0 देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यह हमारा आंसर है। तो दिए गए ऑप्शन में से हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1000101। यह हमारा आंसर है। जो ऑक्टल नंबर हमें दिया गया था उसकी बाइनरी वैल्यू होगी 1000101। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप देख सकते हैं ऑक्टल नंबर को बाइनरी में बदलना कितना आसान होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे तेज प्रिंटर है? निम्न में से कौन सबसे तेज प्रिंटर है? प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होती है। प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस होती है? आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है और प्रिंटर एक हार्डवेयर डिवाइस भी है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है और प्रिंटर एक हार्डवेयर डिवाइस है। प्रिंटर हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। हार्ड कॉपी आउटपुट, प्रिंटर से हमें जो आउटपुट प्राप्त होता है वह कैसा होता है? हार्ड कॉपी आउटपुट। हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सबसे तेज प्रिंटर है? तो प्रिंटर के जो भी टाइप्स होते हैं उन सभी में सबसे तेज होता है, सबसे फास्ट होता है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर दिए गए सभी प्रिंटर में से सबसे अधिक तेज या सबसे अधिक फास्ट प्रिंटर है। प्रिंटर में सबसे अधिक तेज प्रिंटर कौन सा होता है? लेजर प्रिंटर, जो कि एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर मतलब प्रिंटिंग करते समय साउंड नहीं करता है, इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी होती है, स्पीड फास्ट होती है। लेजर प्रिंटर सबसे अधिक फास्ट प्रिंटर होता है। यह एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। यह फास्ट स्पीड में हाई क्वालिटी आउटपुट प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर एक सबसे अधिक तेज प्रिंटर होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में डायरेक्ट लास्ट स्लाइड पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में डायरेक्ट लास्ट स्लाइड पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? पावर पॉइंट जो कि एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, पावर पॉइंट में जो फाइल बनती है उसे प्रेजेंटेशन कहा जाता है और प्रेजेंटेशन के अंदर जो पेज यूज होता है उसे कहा जाता है स्लाइड। एक प्रेजेंटेशन में मल्टीपल स्लाइड्स होती हैं। हमसे पूछा गया है यदि हमें अपने पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में जो भी स्लाइड हमने बनाई हैं उन सभी स्लाइड में डायरेक्ट लास्ट स्लाइड पर जाना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे? यहां पर आपको 3-4 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। हमसे क्या पूछा गया है? डायरेक्ट लास्ट स्लाइड पर जाना तो कौन सी शॉर्टकट की काम आएगी? आपसे यह भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट फर्स्ट स्लाइड पर आने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है? तो पावर पॉइंट में यदि आपको डायरेक्ट लास्ट स्लाइड पर जाना है तो आप एंड की का यूज कर सकते हैं, एंड की। और एंड की को यदि हम कंट्रोल के साथ प्रेस करें, कंट्रोल प्लस एंड, तो भी हम डायरेक्ट लास्ट स्लाइड पर जा सकते हैं। मतलब पावर पॉइंट में आपने जो भी स्लाइड बनाई है यदि आपको डायरेक्ट लास्ट स्लाइड पर जाना है तो आप 2 शॉर्टकट की यूज कर सकते हो, एक तो कंट्रोल के साथ एंड की या फिर नॉर्मल एंड की अकेली। आप इन दोनों शॉर्टकट की से लास्ट स्लाइड पर मूव कर सकते हैं। और यदि आपको फर्स्ट स्लाइड पर आना है, पहली स्लाइड पर, तो आप होम की का यूज कर सकते हैं। होम की को यदि हम कंट्रोल के साथ प्रेस करें तो भी हम फर्स्ट स्लाइड पर आ सकते हैं। यदि हमें डायरेक्ट लास्ट स्लाइड पर जाना है तो हम एंड की का यूज कर सकते हैं या कंट्रोल प्लस एंड की का यूज कर सकते हैं। और यदि फर्स्ट स्लाइड पर आना है तो हम होम की या कंट्रोल प्लस होम की का यूज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। डायरेक्ट लास्ट स्लाइड पर जाने के लिए एंड की का यूज किया जा सकता है। आप इसे कंट्रोल के साथ भी यूज कर सकते हैं। हम इन चारों शॉर्टकट की को पावर पॉइंट पर प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। चलते हैं पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर पर।
यह हमारा पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर है जिसमें हमारी प्रेजेंटेशन ओपन है। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम यह सभी क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं। अभी हमारा जो कर्सर है वह है 476 नंबर की स्लाइड पर। 476 नंबर की हमारी स्लाइड अभी सिलेक्ट है। यदि हमें डायरेक्ट लास्ट स्लाइड पर जाना है तो हम कीबोर्ड से एंड की को प्रेस कर सकते। एंड की आप देख सकते, हमने एंड की को प्रेस किया तो हम डायरेक्ट आ गए हैं 497 नंबर की स्लाइड पर। और यदि हमें डायरेक्ट फर्स्ट स्लाइड पर जाना है तो हम होम की को प्रेस कर सकते हैं। होम की को प्रेस करने से क्या हुआ, हम डायरेक्ट फर्स्ट स्लाइड पर आ गए। इसी प्रकार से यदि हम फर्स्ट स्लाइड पर अभी हैं, हम कंट्रोल के साथ एंड की को प्रेस करते हैं, कंट्रोल के साथ एंड की को, तो भी हम लास्ट स्लाइड पर मूव हो जाते हैं। और यदि हमें फर्स्ट स्लाइड पर जाना है तो हम कंट्रोल के साथ होम की को भी प्रेस कर सकते हैं। मतलब होम की या कंट्रोल प्लस होम की से हम फर्स्ट स्लाइड पर आ सकते हैं और एंड की या कंट्रोल के साथ एंड की से हम लास्ट स्लाइड पर जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में चार्ट क्रिएट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। एमएस एक्सेल में चार्ट क्रिएट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। सीपीसीटी एग्जाम के लिए चार्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सीपीसीटी के हर पेपर में चार्ट से संबंधित 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और किसी किसी पेपर में तो 4 से 5 क्वेश्चन भी होते हैं। जो एमएस एक्सेल का चार्ट ऑप्शन है यह सीपीसीटी एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी चार्ट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करे थे और यदि आपने हमारी प्रीवियस वीडियो को देखा है तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा। यहां पर हम चार्ट से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है, चार्ट क्या होता है। चार्ट टेबल के डेटा को ग्राफ में रिप्रेजेंट करता है या टेबल के डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए चार्ट का उपयोग किया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि टेबल के डेटा को ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो यदि हमें टेबल के डेटा को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है तो हम चार्ट का उपयोग करेंगे। जो चार्ट है वह एमएस एक्सेल के इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है। जो चार्ट ऑप्शन है वह एमएस एक्सेल के इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है। और चार्ट बनाने के लिए हम 2 शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं। यहां पर हमसे पूछा गया है चार्ट क्रिएट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो जो ऑप्शन हमें दिए गए हैं इसमें आंसर है F11। F11 से हम एमएस एक्सेल में चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। एमएस एक्सेल में यदि हमें चार्ट क्रिएट करना है तो हम F11 फंक्शन की को या शॉर्टकट की को प्रेस करेंगे और चार्ट क्रिएट हो जाएगा। लेकिन जब आप F11 की से चार्ट क्रिएट करेंगे तो आपका चार्ट एक नई वर्कशीट पर क्रिएट होता है। मतलब जिस वर्कशीट पर हमारी टेबल बनी थी उसी वर्कशीट पर चार्ट तैयार नहीं होगा, एक नई वर्कशीट पर तैयार होगा। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एमएस एक्सेल में एम्बेडेड चार्ट को क्रिएट करने की शॉर्टकट की क्या है, एम्बेडेड चार्ट कौन सा कहलाता है, वह चार्ट जो उसी वर्कशीट पर बनता है जिस वर्कशीट पर हमारी टेबल होती है। यदि हम उसी सेम वर्कशीट पर चार्ट बना दें जिस वर्कशीट पर हमारी टेबल बनी है तो उसे कहा जाता है एम्बेडेड चार्ट। और एम्बेडेड चार्ट बनाने की शॉर्टकट की होती है ऑल्ट के साथ F1। ऑल्ट प्लस F1 से हम एम्बेडेड चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो यदि आपको चार्ट क्रिएट करना है तो 2 शॉर्टकट की हैं, एक F11, लेकिन F11 से जो चार्ट क्रिएट होगा वह नई वर्कशीट पर बनेगा। और यदि आप ऑल्ट प्लस F1 से चार्ट बनाएंगे, ऑल्ट प्लस F1 से, तो वह चार्ट आपका उसी वर्कशीट पर बनेगा जिस वर्कशीट पर आपकी टेबल बनी है और उस चार्ट को बोला जाता है एम्बेडेड चार्ट। तो यहां पर हमने चार्ट से संबंधित 4-5 क्वेश्चन तैयार करे। चार्ट क्या होता है, जो टेबल के डेटा को ग्राफ में या ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है। चार्ट ऑप्शन एमएस एक्सेल के इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है। चार्ट बनाने के लिए एक शॉर्टकट की है F11 और एक शॉर्टकट की है ऑल्ट प्लस F1। लेकिन F11 से जो चार्ट बनता है वह नई वर्कशीट पर बनता है, जबकि ऑल्ट प्लस F1 से जो चार्ट बनता है वह कहलाता है एम्बेडेड चार्ट। यहां पर आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है।
MS एक्सेल का डिफॉल्ट चार्ट कौन सा होता है। मतलब जब आप MS एक्सेल में चार्ट बनाएंगे तो अपने आप कौन सा चार्ट बनकर तैयार होता है। MS एक्सेल का डिफॉल्ट चार्ट होता है कॉलम चार्ट। MS एक्सेल में जब आप चार्ट बनाएंगे तो डिफॉल्ट चार्ट कौन सा बनता है, कॉलम चार्ट। तो यहां पर हमने चार्ट से संबंधित 5-6 क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। MS एक्सेल में चार्ट क्रिएट करने के लिए F11 शॉर्टकट की या फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम कॉमर्स का फुल फॉर्म क्या होता है। एम कॉमर्स का फुल फॉर्म क्या होता है। यहां पर आपको 2 क्वेश्चन तैयार करने हैं। एक होता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स, ई कॉमर्स का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। मतलब इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं या सेवाओं को खरीदना और बेचना ई कॉमर्स कहलाता है। यदि हम इंटरनेट के माध्यम से किसी गुड्स या सर्विस को खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसे कहा जाता है ई कॉमर्स, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। लेकिन हमसे पूछा गया है एम कॉमर्स का फुल फॉर्म। एम कॉमर्स का मतलब होता है मोबाइल कॉमर्स। मोबाइल कॉमर्स, अब आप अपने मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन वस्तुओं को खरीद सकते हो, बेच सकते हो, तो उसे कहा जाता है एम कॉमर्स। मतलब जो इंटरनेट के माध्यम से बिजनेस होता है अब वह मोबाइल से भी पॉसिबल है, उसे बोला जाता है एम कॉमर्स। आप मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, यह सभी कहलाता है मोबाइल कॉमर्स, मतलब कि एम कॉमर्स। तो ई कॉमर्स का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और एम कॉमर्स का फुल फॉर्म होता है मोबाइल कॉमर्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एम कॉमर्स का फुल फॉर्म है मोबाइल कॉमर्स। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक टेक्स्ट ग्राफिक्स ऑडियो वीडियो एनिमेशन का कॉम्बिनेशन होता है। ब्लैंक टेक्स्ट ग्राफिक्स ऑडियो वीडियो एनिमेशन का कॉम्बिनेशन होता है। दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो टेक्स्ट ग्राफिक्स ऑडियो वीडियो और एनिमेशन का कॉम्बिनेशन होता है। यह क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि मल्टीमीडिया के कितने एलिमेंट होते हैं। यह सभी जो हमें दिए गए हैं यह सभी मल्टीमीडिया के एलिमेंट हैं। मल्टीमीडिया के 5 एलिमेंट होते हैं, टेक्स्ट ग्राफिक्स ऑडियो वीडियो एनिमेशन, यह सभी मल्टीमीडिया के एलिमेंट हैं। मतलब जो मल्टीमीडिया है वह इन 5 एलिमेंट से मिलकर बना होता है। तो मल्टीमीडिया टेक्स्ट ग्राफिक्स ऑडियो वीडियो एनिमेशन का कॉम्बिनेशन होता है। मल्टीमीडिया क्या है, मल्टीमीडिया के द्वारा हम अपनी किसी इंफॉर्मेशन को यूजर को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब किसी इंफॉर्मेशन को यूजर तक पहुंचाने के लिए कई माध्यम उपलब्ध कराता है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया 2 शब्दों से मिलकर बना है, मल्टी मतलब कई, मीडिया मतलब माध्यम। तो किसी इंफॉर्मेशन को यूजर्स तक पहुंचाने के लिए मल्टीमीडिया हमें कई मीडियम या कई माध्यम उपलब्ध कराता है। जैसे कि हम इंफॉर्मेशन को लिखकर यूजर को समझा सकते हैं, चित्रों के द्वारा समझा सकते हैं, बोलकर या सुनाकर समझा सकते हैं, वीडियो के द्वारा दिखाकर रियल लाइफ के जैसे समझा सकते हैं और एनिमेशन के द्वारा समझा सकते हैं। तो मल्टीमीडिया 5 एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। टेक्स्ट ग्राफिक्स ऑडियो वीडियो मल्टीमीडिया के 5 एलिमेंट होते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। डीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। डीटीपी का फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। जो बुक पब्लिशिंग है, न्यूज़पेपर पब्लिशिंग है, कार्ड पब्लिशिंग है, यह सभी वर्क आता है डीटीपी के अंतर्गत। जैसे हमें कोई विजिटिंग कार्ड बनाना है, हमें कोई मैरिज कार्ड बनाना है, इनविटेशन कार्ड बनाना है, कोई पंपलेट बनाना है, बैनर बनाना है, फ्लैक्स बनाना है, कोई बुक पब्लिश करनी है, तो यह सभी वर्क किया जाता है डीटीपी के अंतर्गत। और डीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। जैसे कि पेज मेकर, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, यह सभी सॉफ्टवेयर डीटीपी सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि पब्लिशिंग वर्क में यूज किए जाते हैं। तो डीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, डेस्कटॉप
पब्लिशिंग। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डीटीपी का फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML में SRC का फुल फॉर्म क्या होता है। HTML में SRC का फुल फॉर्म क्या होता है, यह क्वेश्चन HTML से पूछा गया है। HTML का फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML के द्वारा वेब पेज तैयार किए जाते हैं। वेब पेज बनाने के लिए HTML का उपयोग किया जाता है और HTML से जो वेब पेज बनते हैं वह कहलाते हैं स्टैटिक वेब पेज। HTML से कैसे वेब पेज बनाए जाते हैं, स्टैटिक वेब पेज। HTML का फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML से क्या बनाए जाते हैं, वेब पेज। और HTML से कैसे वेब पेज बनते हैं, स्टैटिक वेब पेज। HTML को टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया है। HTML को टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है HTML में SRC का फुल फॉर्म क्या होता है। जब हम HTML से कोई वेब पेज बनाते हैं तो मल्टीपल टैग यूज किए जाते हैं। कुछ टैग के साथ SRC एट्रीब्यूट यूज किया जाता है। जैसे हम कोई इमेज इंसर्ट करते हैं तो IMG टैग लगाना होता है। यदि हमें अपने वेब पेज में कोई इमेज इंसर्ट करनी है तो हम IMG टैग लगाते हैं, इमेज टैग, और इसका एक एट्रीब्यूट होता है SRC। SRC का मतलब है सोर्स। हमें जो इमेज इंसर्ट करनी है उस इमेज का सोर्स या एड्रेस हमें देना होता है SRC एट्रीब्यूट में। तो SRC का फुल फॉर्म क्या होता है, सोर्स। HTML के अंतर्गत SRC का फुल फॉर्म होता है सोर्स, मतलब किसी ऑब्जेक्ट का एड्रेस, किसी ऑब्जेक्ट का सोर्स हमें देना होता है। तो SRC का फुल फॉर्म क्या होता है HTML में, सोर्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल में रैप टेक्स्ट के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। MS एक्सेल में रैप टेक्स्ट के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। यहां पर आपको दो क्वेश्चन तैयार करने हैं। यह क्वेश्चन MS एक्सेल से पूछा गया है। MS एक्सेल में रैप टेक्स्ट के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। आपको यहां पर पहले यह समझना होगा कि रैप टेक्स्ट क्या होता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि MS एक्सेल के सिंगल सेल में मल्टीपल लाइन का टेक्स्ट टाइप करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। जो MS एक्सेल सॉफ्टवेयर है उसमें मल्टीपल सेल होते हैं। सेल क्या होता है, जब रो और कॉलम मिलते हैं तो क्या बन जाता है, सेल बन जाता है। रो और कॉलम जब इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सेल। जब आप सेल में टाइपिंग करेंगे तो आपने देखा होगा केवल सिंगल लाइन में ही टेक्स्ट टाइप होता है। यदि हम अधिक टेक्स्ट टाइप करते हैं एक सेल में तो वह टेक्स्ट हमारा सेल से बाहर चला जाता है। मतलब सेल में जब आप टाइपिंग करेंगे तो बाय डिफॉल्ट सिंगल लाइन में ही टेक्स्ट टाइप होता है। लेकिन यदि आपको एक ही सेल के अंदर मल्टीपल लाइन का टेक्स्ट टाइप करना है तो उसके लिए रैप टेक्स्ट ऑप्शन का यूज किया जाता है। यदि हमें MS एक्सेल के सिंगल सेल में मल्टीपल लाइन का टेक्स्ट टाइप करना है तो रैप टेक्स्ट ऑप्शन का यूज किया जाता है। एक क्वेश्चन आपका क्या तैयार हुआ, यदि हमें एक्सेल में सिंगल सेल में मल्टीपल लाइन का टेक्स्ट टाइप करना है तो रैप टेक्स्ट का यूज किया जाता है। अब हमसे पूछी गई है रैप टेक्स्ट की शॉर्टकट की होती है Alt+Enter। Alt+Enter से हम MS एक्सेल में रैप टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, Alt+Enter रैप टेक्स्ट की शॉर्टकट की होती है। इस ऑप्शन को हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। तो चलते हैं MS एक्सेल पर। यह हमारा MS एक्सेल सॉफ्टवेयर है। यहां पर हमें सेल दिए जाते हैं। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से क्या बनता है, सेल। फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर एक टेक्स्ट लिखा, नेम ऑफ स्टूडेंट। तो आप देख सकते हैं हमारे सेल की विड्थ, चौड़ाई कम है और टेक्स्ट बड़ा है, तो टेक्स्ट सेल से बाहर चला गया है। यदि हमें एक ही सेल के अंदर मल्टीपल लाइन का टेक्स्ट टाइप करना है तो हमें रैप टेक्स्ट ऑप्शन को यूज करना होता है। रैप टेक्स्ट, अभी हमारा जो टेक्स्ट है वह सेल से बाहर जा रहा है। यदि हम रैप टेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो हमारा जो टेक्स्ट है वह सेल के अंदर फिट हो जाता है, लेकिन मल्टीपल लाइन में होता है।
तो एक ही सेल के अंदर यदि आपको मल्टीपल लाइन का टेक्स्ट लिखना है तो कौन सा ऑप्शन काम आता है, रैप टेक्स्ट। इसको हम शॉर्टकट की से भी यूज कर सकते हैं। हमने फिर से टेक्स्ट लिखा, नेम ऑफ स्टूडेंट। अब यदि हमें ऑफ के पहले लाइन चेंज करनी है, ऑफ के पहले, तो हम यहां पर कर्सर रखेंगे और कीबोर्ड से ऑल्ट प्लस एंटर प्रेस करेंगे, ऑल्ट प्लस एंटर। आप देख सकते हैं ऑल्ट प्लस एंटर प्रेस करने पर हमारा जो टेक्स्ट है वह मल्टीपल लाइन में ब्रेक हो गया है। मतलब एमएस एक्सेल में यदि हमें सिंगल सेल के अंदर मल्टीपल लाइन का टेक्स्ट टाइप करना है तो हम रैप टेक्स्ट का यूज करते हैं, और रैप टेक्स्ट की शॉर्टकट की क्या होती है, ऑल्ट प्लस एंटर। आपको जहां से लाइन को ब्रेक करना है वहां पर कर्सर रखें और ऑल्ट प्लस एंटर को प्रेस करें, आपका टेक्स्ट मल्टीपल लाइन में ब्रेक हो जाता है। रैप टेक्स्ट जिसके लिए ऑल्ट प्लस एंटर का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनटीएफएस का फुल फॉर्म क्या होता है। एनटीएफएस का फुल फॉर्म क्या होता है, एनटीएफएस। यह क्वेश्चन फाइल सिस्टम से संबंधित है, फाइल सिस्टम से संबंधित। कंप्यूटर सिस्टम में फाइल सिस्टम का यूज किया जाता है। सभी प्रकार की स्टोरेज डिवाइस फाइल सिस्टम का यूज करती हैं। कोई भी स्टोरेज डिवाइस जो डेटा को स्टोर करती है, फाइल को स्टोर करती है, उसका अपना एक फाइल सिस्टम होता है। फाइल सिस्टम का मतलब क्या है, फाइल और फोल्डर को अरेंज करने का तरीका। किसी भी स्टोरेज डिवाइस पर जब डेटा को, फाइल को, फोल्डर को स्टोर किया जाता है तो उसका एक फिक्स फाइल सिस्टम जरूर होता है। फाइल सिस्टम मतलब फाइल और फोल्डर को ऑर्गेनाइज करने का तरीका। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है एनटीएफएस का फुल फॉर्म क्या होता है। एनटीएफएस का फुल फॉर्म होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। एनटीएफएस एक फाइल सिस्टम होता है, मतलब फाइल और फोल्डर को व्यवस्थित करने का तरीका होता है, और जिसका फुल फॉर्म होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। एक और फाइल सिस्टम होता है FAT फैट, जिसका फुल फॉर्म होता है फाइल एलोकेशन टेबल, फाइल एलोकेशन टेबल। एनटीएफएस का फुल फॉर्म है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम और फैट का फुल फॉर्म है फाइल एलोकेशन टेबल। यह दोनों ही फाइल सिस्टम होते हैं। फैट का फुल फॉर्म होता है फाइल एलोकेशन टेबल और एनटीएफएस का फुल फॉर्म होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एक्टिव विंडो को क्लोज करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एक्टिव विंडो को, एक्टिव विंडो मतलब जिस पे अभी आप काम कर रहे हैं, आपके सामने जो विंडो अभी दिख रही है उसे कौन सी विंडो बोला जाएगा, एक्टिव विंडो। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एक्टिव विंडो को क्लोज करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। मतलब आपके सामने अभी जो विंडो खुली है, जिस विंडो पर आप वर्क कर रहे हैं, यदि हमें उस विंडो को बंद करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। यहां पर यह जो शॉर्टकट की है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है, यह कई तरीके से काम करती है। यदि आपके सामने कोई विंडो ओपन है तो उस विंडो को क्लोज करेगी यह शॉर्टकट की, और यदि कोई भी विंडो ओपन नहीं है तो इससे आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को शट डाउन या रीस्टार्ट भी कर सकते हो। मतलब यदि आपके सामने कोई विंडो ओपन है, तो आप उसको इस शॉर्टकट की से बंद कर सकते हो, लेकिन कोई भी विंडो ओपन नहीं है तो आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को भी इस शॉर्टकट की से बंद कर सकते हो। वह शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस F4। ऑल्ट प्लस F4 ओपन विंडो को क्लोज करती है, और यदि कोई भी विंडो ओपन नहीं होती है तो हम इससे कंप्यूटर सिस्टम को भी शट डाउन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑल्ट प्लस F4 किसी विंडो को क्लोज करने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम अपने कंप्यूटर सिस्टम पर नोटपैड सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। यह हमने नोटपैड सॉफ्टवेयर ओपन किया तो इसकी विंडो हमारे सामने ओपन है, यह हमारी एक्टिव विंडो कहलाएगी। एक्टिव विंडो क्यों, क्योंकि इसमें हमारा कर्सर है। अब यदि हमें इस विंडो को बंद करना है तो हम ऑल्ट प्लस F4 को प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं वह विंडो बंद हो गई है, लेकिन जो हमारी पावर पॉइंट की स्लाइड ओपन है यह बंद नहीं हुई है। क्यों, क्योंकि जब हमने नोटपैड को ओपन किया तो विंडो एक्टिव कौन सी हो गई थी, नोटपैड की, उस पर हमारा कर्सर था।
अब यदि हम Alt+F4 प्रेस करेंगे तो हमारी यह पावर पॉइंट की स्लाइड ऑफ हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। तो जो भी एक्टिव विंडो होती है उसको बंद करने के लिए Alt+F4 का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है। MS एक्सेल का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है। MS एक्सेल जो कि एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर मतलब डेटा को रो और कॉलम में अरेंज करने की सुविधा प्रदान करता है। MS एक्सेल में हम जो फाइल बनाते हैं, फाइल उसे कहा जाता है वर्कबुक, और एक्सेल का जो पेज होता है उसे कहा जाता है वर्कशीट। एक्सेल वर्कशीट को अलग अलग तरीके से शो करने के लिए मल्टीपल टाइप के व्यू प्रदान करता है। व्यू मतलब जिससे आप अपनी वर्कशीट को अलग अलग तरीके से शो कर सकते हो। हमसे पूछा गया है MS एक्सेल का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है। तो जब आप MS एक्सेल ओपन करते हो तो आपको हर वर्कशीट बाय डिफॉल्ट नॉर्मल व्यू में शो की जाती है। नॉर्मल व्यू में मतलब MS एक्सेल का डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है, नॉर्मल व्यू होता है। MS एक्सेल के अंदर वर्कशीट को शो करने के लिए मल्टीपल व्यू होते हैं, लेकिन डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है, नॉर्मल व्यू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। MS एक्सेल का डिफॉल्ट व्यू नॉर्मल व्यू होता है। इसको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। चलते हैं MS एक्सेल पर। यह हमारा MS एक्सेल सॉफ्टवेयर है। यहां पर जो हमने वर्कशीट बनाई है, जो हमने यहां पर टेबल या डेटा तैयार किया है, इसको शो करने के लिए MS एक्सेल हमें मल्टीपल टाइप के व्यू देता है। सभी व्यू हमें व्यू टैब के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर व्यू टैब में मल्टीपल टाइप के व्यू होते हैं वर्कबुक व्यू के नाम से, लेकिन बाय डिफॉल्ट कौन सा व्यू है, नॉर्मल व्यू। इसके अलावा होता है पेज ब्रेक प्रीव्यू, पेज लेआउट व्यू, कस्टम व्यू, बट बाय डिफॉल्ट कौन सा व्यू होता है, नॉर्मल व्यू। सभी प्रकार के व्यू हमें व्यू टैब के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं, और कुछ व्यू हमें स्टेटस बार पर भी प्रदान किए जाते हैं, जैसे कि नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट व्यू, पेज ब्रेक प्रीव्यू। तो कुछ व्यू हमें स्टेटस बार पर भी प्रदान किए जाते हैं, और सभी व्यू कहां होते हैं, व्यू टैब में। लेकिन डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है, नॉर्मल व्यू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल में रेंज को किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। MS एक्सेल में रेंज को किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। यह बहुत ही बेसिक लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार पेपर में पूछा जाता है कि MS एक्सेल में रेंज को किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। रेंज क्या होती है, जो MS एक्सेल की वर्कशीट होती है, वर्कशीट वह मल्टीपल रो और कॉलम का कलेक्शन होती है। MS एक्सेल में हम जो वर्कशीट यूज करते हैं उसमें मल्टीपल रो होते हैं, मल्टीपल कॉलम होते हैं। जब एक रो और कॉलम इंटरसेक्ट करता है, एक रो और कॉलम मिलता है, तो वहां पर सेल क्रिएट हो जाता है। सेल, यह जो बॉक्स बनता है इसे क्या कहा जाता है, सेल। हर सेल का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। जब हम एक सेल को यूज करते हैं तो उसे तो सेल कहते हैं, लेकिन जब बहुत सारे सेल मिल जाते हैं, कई सेल को एक साथ यूज किया जाता है, तो उसे कहा जाता है रेंज। रेंज का मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल सेल्स। जब बहुत सारे सेल मिल जाते हैं, बहुत सारे सेल को एक साथ यूज किया जाता है, तो वह क्या बन जाती है, रेंज बन जाती है। मतलब एक्सेल में मल्टीपल सेल को क्या कहा जाता है, रेंज कहा जाता है। जब हम मल्टीपल सेल को एक साथ यूज करते हैं किसी फॉर्मूले में, किसी फंक्शन में, तो वह क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। और रेंज को कॉलन सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता। कॉलन, एक्सेल में जो रेंज होती है उसे किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, कॉलन सिंबल से। फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर लिखा A1, मतलब पहला सेल हमने कौन सा लिया, A1, इसके बाद हमने लगा दिया कॉलन, और यहां पर लिख दिया हमने A5। तो यहां पर टोटल हमने कितने सेल सेलेक्ट करे, 5। कहां से कहां तक, A1 से लेकर A5 तक। तो यहां पर यह कहलाएगी एक रेंज। A1 से लेकर A5 तक के जो सेल हैं इनको एक साथ यूज करने के लिए हमने रेंज बनाई है, और रेंज के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है, कॉलन सिंबल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। MS एक्सेल में रेंज को कॉलन सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। चलते हैं एक्सेल पर। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमने
एक सेल को सिलेक्ट किया, एक सेल को, तो यह तो एक सेल कहलाएगा। लेकिन यदि हमने यहां पर A1 से लेकर A5 तक सेल सिलेक्ट कर दिए तो यह क्या बन गई, एक रेंज बन गई। जब मल्टीपल सेल को एक साथ यूज किया जाता है तो वह क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। और रेंज का यूज फॉर्मूला या फंक्शन के साथ किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? निम्नलिखित में से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पर एक समय में केवल एक ही यूजर वर्क कर सकता है। यह मल्टी यूजर फीचर्स को सपोर्ट नहीं करता है। मल्टी यूजर फीचर का मतलब क्या है, एक समय पर एक ही कंप्यूटर पर मल्टीपल यूजर वर्क कर सकते हैं, वह कहलाता है मल्टी यूजर फीचर। लेकिन हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है यह तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज में एक साथ मल्टीपल यूजर वर्क कर सकते हैं। नेटवर्किंग के माध्यम से एक साथ कई यूजर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क कर सकते हैं। लाइनेक्स भी मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स भी मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन डॉस एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय पर केवल एक ही यूजर वर्क कर सकता है, एक समय पर केवल एक ही प्रोसेस रन की जा सकती है। डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है और यह ऑपरेटिंग सिस्टम CUI पर वर्क करता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर वर्क करता है। डॉस में काम करने के लिए कमांड का उपयोग किया जाता है। तो डॉस एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसका फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। डॉस एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? यदि आपने हमारे प्रीवियस वीडियो को देखा है तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा। प्रीवियस वीडियोस में हमने एक क्वेश्चन समझा था कि कंप्यूटर सिस्टम को पावर का बैकअप कौन प्रदान करता है। कंप्यूटर सिस्टम को यदि हमें पावर का बैकअप देना है तो हम यूपीएस का यूज करते हैं। यूपीएस क्या करता है, यदि पावर ऑफ हो जाता है, पावर कट हो जाता है, तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को यूपीएस के द्वारा कुछ देर तक रन किया जा सकता है। कुछ देर तक यह हमारे कंप्यूटर को पावर देता है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी कट होने पर या पावर ऑफ होने पर कंप्यूटर सिस्टम को पावर का बैकअप कौन देता है, यूपीएस। और यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। इंटरप्ट का मतलब होता है कोई रुकावट आ जाना। यदि आप कंप्यूटर सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं और पावर कट हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है, तो इंटरप्ट आ जाएगा, आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑफ हो जाएगा। उसको इंटरप्ट आने से रोकने के लिए यूपीएस का यूज किया जाता है। मतलब अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। यदि इलेक्ट्रिसिटी कट भी हो जाती है, पावर ऑफ भी हो जाता है, तो आपका कंप्यूटर सिस्टम डायरेक्ट ऑफ नहीं होगा। यह आपके कंप्यूटर सिस्टम को कुछ देर तक पावर का बैकअप प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में क्रिएट होने वाली टेबल में मैक्सिमम कितने कॉलम्स इंसर्ट किए जा सकते हैं? एमएस वर्ड में क्रिएट होने वाली टेबल में मैक्सिमम कितने कॉलम्स इंसर्ट किए जा सकते हैं? एमएस वर्ड जो कि एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, लेकिन कुछ कंडीशन में हम एमएस वर्ड के अंदर टेबल भी क्रिएट करते हैं। टेबल क्या होती है? टेबल होती है रो और कॉलम का कलेक्शन। तो हमसे पूछा गया है जब हम एमएस वर्ड में कोई टेबल बनाएंगे तो टेबल के अंदर मैक्सिमम कितने कॉलम ऐड किए जा सकते हैं, मैक्सिमम कितने कॉलम इंसर्ट किए जा सकते हैं। तो एमएस वर्ड में जब हम कोई टेबल बनाते हैं तो वहां पर मैक्सिमम 63 कॉलम इंसर्ट किए जा सकते हैं। 63 कॉलम हम एमएस वर्ड की टेबल में ऐड कर सकते हैं।
और रो कितनी भी इंसर्ट कर सकते हैं। रो की कोई लिमिट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि रो एक्स्ट्रा होने पर एक नया पेज आ जाएगा, लेकिन जो कॉलम होते हैं वह तो चौड़ाई में होते हैं, विड्थ में होते हैं, तो पेज की तो एक फिक्स साइज होती है विड्थ, लेकिन यदि हम रो की संख्या को बढ़ाएंगे तो एक नया पेज आ जाएगा। इसीलिए एमएस वर्ड में जो टेबल बनती है उसमें अधिकतम मैक्सिमम कितने कॉलम इंसर्ट किए जा सकते हैं? 63। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हम एमएस वर्ड में टेबल में 63 कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। चलते हैं एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर पर। यह हमारा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है। यदि हमें इसमें कोई टेबल बनाना है तो टेबल बनाने के लिए हम इंसर्ट टैब को सिलेक्ट करेंगे। इंसर्ट टैब के अंदर टेबल ऑप्शन होता है। टेबल के अंदर टेबल बनाने की कई मेथड होती हैं। हमने यहां से सिलेक्ट किया इंसर्ट टेबल ऑप्शन को। इंसर्ट टेबल के अंदर आपको बताना होता है कि आपको टेबल में कितने कॉलम ऐड करने हैं, कितनी रो ऐड करनी है, नंबर ऑफ कॉलम। यदि आप इसको इंक्रीज करेंगे तो यह मैक्सिमम 63 कॉलम तक ही इंक्रीज होता है, लेकिन रो आप कितनी भी इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि रो एक्स्ट्रा होने पर नया पेज आ जाएगा, लेकिन कॉलम आप 63 से ज्यादा ऐड नहीं कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। एमएस वर्ड में टेबल में मैक्सिमम 63 कॉलम इंसर्ट किए जा सकते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्विच प्रोग्राम के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्विच प्रोग्राम के लिए, स्विच प्रोग्राम मतलब यदि आपके कंप्यूटर पर कई प्रोग्राम ओपन हैं, कई सॉफ्टवेयर ओपन हैं और आपको एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर पर जाना है, तो आप कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे? हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्विच प्रोग्राम के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? आपसे यह क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एक विंडो से दूसरी विंडो पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? वह शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस टैब। ऑल्ट प्लस टैब स्विच प्रोग्राम की शॉर्टकट की होती है। यदि आपके कंप्यूटर पर मल्टीपल विंडो ओपन है, मल्टीपल एप्लीकेशन ओपन है, तो आप एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन पर ऑल्ट टैब के माध्यम से ट्रांसफर कर सकते हैं। हम इसको प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं। हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर आप देख सकते हैं पावर पॉइंट ओपन है, जो प्रेजेंटेशन हमारा चल रहा है, एमएस वर्ड ओपन है, एक्सेल ओपन है, हमारी प्रेजेंटेशन ओपन है और हमारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप भी चल रहा है। तो जितने भी ऐप हमारे रन हो रहे हैं सबकी हमारे सामने स्क्रीन शो की जाती है। हमें जिस ऐप पर जाना है उसको सिलेक्ट करने के बाद हम शॉर्टकट की को रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो हम उस सॉफ्टवेयर पर डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाते हैं। यह कहलाता है स्विच प्रोग्राम, जिसकी शॉर्टकट की क्या होती है? ऑल्ट प्लस टैब। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्विच प्रोग्राम के लिए ऑल्ट प्लस टैब का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? टास्क मैनेजर क्या होता है? टास्क मैनेजर एक ऐसी विंडो होती है, एक ऐसा एप्लीकेशन होता है जो आपके कंप्यूटर पर रन होने वाले सभी टास्क की इंफॉर्मेशन को शो करता है। आपके कंप्यूटर सिस्टम पर कौन कौन से एप्लीकेशन रन हो रहे हैं, कौन कौन सी प्रोसेस रन हो रही हैं और आपके कंप्यूटर सिस्टम के किस रिसोर्स को कितना यूज किया जा रहा है, यह इंफॉर्मेशन शो करता है टास्क मैनेजर। टास्क मतलब काम, मैनेजर मतलब आपके कंप्यूटर पर जो भी काम अभी चल रहे हैं, जो भी टास्क रन हो रहे हैं, उनकी पूरी रिपोर्ट, उनकी पूरी इंफॉर्मेशन शो करता है टास्क मैनेजर। हमसे यहां पर पूछा गया है टास्क मैनेजर को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? वह शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट एस्केप। कंट्रोल शिफ्ट एस्केप को प्रेस करने पर टास्क मैनेजर ओपन हो जाता है और टास्क मैनेजर सभी टास्क की, एप्लीकेशन की, प्रोसेस की इंफॉर्मेशन को शो करता है। कंट्रोल शिफ्ट एस्केप, इसको हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। हमने कंट्रोल शिफ्ट एस्केप को प्रेस किया तो हमारे सामने
टास्क मैनेजर ओपन हो गया है, जो कि हमें यह बताता है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर अभी कौन कौन से एप्स रन हो रहे हैं, कौन कौन सी प्रोसेस रन हो रही हैं, हमारे कंप्यूटर सिस्टम के किस रिसोर्स का कितना यूज किया जा रहा है। यहां से आप किसी टास्क को फिनिश भी कर सकते हैं, एंड भी कर सकते हैं, मतलब किसी एप्लीकेशन को आप यहां से बंद भी कर सकते हैं। यह होता है टास्क मैनेजर, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एस्केप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेसर के संबंध में AMD का फुल फॉर्म क्या होता है। प्रोसेसर के संबंध में AMD का फुल फॉर्म क्या होता है। प्रोसेसर मतलब हमारे कंप्यूटर का CPU। जो कंप्यूटर में प्रोसेसर होता है उसे CPU भी कहा जाता है। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है, कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग होता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है प्रोसेसर के संबंध में AMD का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जो AMD है वह एक कंपनी है जो कि डिवाइसेस को बनाती है, और इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस। एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस, AMD एक कंपनी है जिसका फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस। यह कंपनी माइक्रो प्रोसेसर को भी बनाती है। इंटेल कंपनी के द्वारा प्रोसेसर बनाए जाते हैं और AMD कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं। AMD का फुल फॉर्म क्या होता है, एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। AMD का फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है GIF का फुल फॉर्म क्या होता है। GIF का फुल फॉर्म क्या होता है। यहां पर आपको 2-3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। GIF क्या है। GIF एक ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट है। ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट है या हम कह सकते हैं ग्राफिक्स एक्सटेंशन है। जो ग्राफिक्स फाइल होती हैं इमेज, उनके साथ GIF फाइल फॉर्मेट का या एक्सटेंशन का यूज किया जाता है। यह एक एनिमेशन के समान होता है। एनिमेशन, सोशल मीडिया पर GIF का यूज बहुत अधिक किया जाता है। GIF, जब आप GIF को क्लिक करते हो, टच करते हो, तो यह एनिमेशन के रूप में प्ले हो जाता है। तो GIF एक ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट होता है या ग्राफिक्स एक्सटेंशन होता है, और GIF का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। GIF एक ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट है, ग्राफिक्स का एक्सटेंशन होता है, एनिमेशन के समान होता है, और GIF का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। GIF का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो आज की वीडियो में हमने CPCT एग्जाम के लिए और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई और क्वेश्चन भी तैयार करने मिल जाते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।